हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आज की क्लास हमारी फिजिक्स की रहेगी, जिसमें हम कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे, वो भी फिगर वाइज। तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं विथ फिगर। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पॉइंट आपको क्लियर। हमारा मार्कर, इस मार्कर में जो रिफिल होती है, ये जो रिफिल है, इस रिफिल में हम क्या करते हैं, ऊपर से इंक डालते हैं। इंक डालने के बाद वो इंक निब तक आखिरकार किस वजह से पहुंच जाती है? क्या यहाँ पे कोई पंप सिस्टम लगा हुआ है? ओके, तो आज हमें इसी के बारे में जानना है। तो चलते हैं विथ फिगर, हर एक पॉइंट को समझते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हमारा फर्स्ट फिगर लगाया जाए। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर पानी से भरा एक टब है। इस टब में जो पानी है उसमें कौन सा बल कार्य कर रहा होगा? एग्जैक्टली पानी के स्वयं के अणुओं के बीच में ससंजक बल कार्य करता है। सो कोहेसिव फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा होगा। और ये हमारी क्या है? एक ग्लास की ट्यूब है। ये ट्यूब जो है वो दोनों एंड्स, ऊपरी सिरे और निचले सिरे, दोनों एंड्स में, बोथ एंड्स पर क्या है? एग्जैक्टली ओपन टू एटमॉस्फेयर। ऑल क्लियर। और ये जो ग्लास ट्यूब है, इसका डाया कितना है? अप्रॉक्स 0.4 mm। रेडियाई पूछे तो हाफ कर देंगे, 0.2 mm। और इस ग्लास ट्यूब की ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के होने के कारण इस ग्लास ट्यूब को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदी में कहें तो केशिका नली, और एग्जैक्टली इंग्लिश में हमारा क्या हो जाएगा? कैपिलरी ट्यूब के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब आपने जाना कि टब में जो पानी था उसमें जब कुछ नहीं डाला गया था तब उसमें कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल कार्य कर रहा था। लेकिन जैसे ही इस ग्लास ट्यूब को हमने पानी में डाला, पानी जैसे ही इस ग्लास ट्यूब के कांटेक्ट में आया तो पानी क्या हो गया? पानी पर कौन कौन से बल कार्य करने लगे? एग्जैक्टली एडहेसिव फोर्स भी वर्क करने लगा। कोहेसिव फोर्स के साथ साथ असंजक बल भी कार्य करने लगा। और आपको पता है कि पानी का जो असंजक बल होता है वो कोहेसिव फोर्स से क्या होता है? अधिक होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर जैसे ही आप ग्लास ट्यूब को इस टब में डालोगे, पानी से भरे हुए टब में जब आप डिप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? कोहेसिव फोर्स नीचे की दिशा में कार्य कर रहे होंगे, लेकिन जो असंजक बल होगा वो क्या करेगा? ग्लास ट्यूब और पानी का जहां पे कांटेक्ट हो रहा होगा वहां पर कार्य करने लगेगा। एडहेसिव फोर्स के कारण पानी की सरफेस पर कौन सी भौतिक राशि उत्पन्न हो जाती है? सभी का आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली सभी ने आंसर अगर दिया होगा तो क्या दिया होगा? सरफेस टेंशन ही उत्पन्न हो जाता है पानी की सरफेस पर। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यदि किसी ग्लास ट्यूब को पानी में डिप किया जाता है तो उसमें पानी क्यों चढ़ता है, क्यों राइज करता है, तो आपका आंसर सिंपल सा क्या होना चाहिए? सरफेस टेंशन के कारण ही राइज करता है। अब जानते हैं कि सरफेस टेंशन तो जान लिया कि इसके कारण ही पानी ट्यूब में राइज करता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस दिशा में कार्य करता है, सरफेस टेंशन की दिशा क्या होती है, तो चलते हैं नेक्स्ट फिगर के अनुसार जानते हैं। ओके, तो यहां पर जब पानी राइज करने लगा तो क्या हुआ? पानी का मेनिस्कस जो बनता है, पानी की जो सतह बनती है, वो मैंने आपको बताई थी। कैसी सतह बनती है? कुछ इस हिसाब से बनती है, जिसको हम कॉनकेव मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। ऑल क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या होगा? ये जो मेनिस्कस बन रहा है वो कैसा बन रहा होगा? जस्ट लाइक दिस बाउल। इस बाउल की तरह ही यहां पर मेनिस्कस बन रहा होगा। और इस मेनिस्कस पर जितने भी पॉइंट्स कहां पर हों? ग्लास ट्यूब के कांटेक्ट में हो। इस मेनिस्कस के इस लंबाई पर जाओगे, इस लंबाई पर जाओगे तो ये जो किसके कांटेक्ट में रहेगी? ग्लास ट्यूब के कांटेक्ट में रहेगी। और उन सभी पॉइंट में यदि हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, स्पर्शी रेखा खींच दें, तो वो स्पर्शी रेखा किसको दर्शाएगी? एग्जैक्टली जो स्पर्शी रेखा की दिशा होगी वो सरफेस टेंशन को दर्शाएगी, जो कि यहां पर T से प्रदर्शित की गई है।
ठीक है ना। अब ये जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, टेंजेंट के अलोंग लग रहा है, स्पर्शी की दिशा की ओर लग रहा है। टेंजेंट जो आपकी ड्रॉ है उससे ग्लास ट्यूब के बीच में जो ये थीटा कोण बन रहा है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एग्जैक्टली एंगल ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। जब ये थीटा बन रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये भी हमारा एंगल थीटा होगा। जब ये थीटा हो गया, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि सरफेस टेंशन जो है उसके दो कंपोनेंट निकालिए, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, तो आप क्या निकालोगे, वाई डायरेक्शन में जो आएगा आपका टी कॉस थीटा होगा। जिधर हमारा थीटा होगा उस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा हमारा हो जाएगा, और जिधर हमारा थीटा नहीं होगा उस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन का कंपोनेंट, सरफेस टेंशन का घटक क्या आएगा, एग्जैक्टली टी साइन थीटा आएगा। सेम प्रोसेस इस ए पॉइंट पर भी यही फॉलो अप होगा। यहां पर भी वाई डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो टी कॉस थीटा ही होगा, और एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो टी साइन थीटा ही होगा। अब यहां पर क्या देखने की बात है कि टी कॉस थीटा यहां पे भी लग रहा है, टी कॉस थीटा यहां पे भी लग रहा है, और मेनिस्कस के पूरे डायरेक्शन में हम देखेंगे ये केवल दो ही टी कॉस थीटा नहीं लग रहे हैं, इस पूरी लंबाई में ऊपर की दिशा में टी कॉस थीटा लग रहे होंगे, और एक्स डायरेक्शन में इस पूरी लंबाई में क्या लग रहे होंगे, टी साइन थीटा लग रहे होंगे। क्वेश्चन मैंने आपसे ये पुटअप किया कि जो वाटर राइज कर रहा था वो सरफेस टेंशन, अभी तो आपने ये जाना कि सरफेस टेंशन की वजह से राइज कर रहा है। अब मेरा ये कहना है, ये पूछना है कि सरफेस टेंशन के किस कंपोनेंट, किस घटक के कारण पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका आंसर यही रहेगा कि भाई टी कॉस थीटा का, सरफेस टेंशन का जो टी कॉस थीटा घटक है, टी कॉस थीटा कंपोनेंट है, वो ऊपर की दिशा में है, तो ये ही रिस्पॉन्सिबल होगा पानी के ऊपर चढ़ने के लिए, ना कि टी साइन थीटा। क्योंकि जितने भी टी साइन थीटा होंगे इन दोनों को ही ले लेते हैं, ये हमारा कहां जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा कहां जा रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या, टी कॉस थीटा ही तो बचे जो ऊपर की दिशा में लग रहे हैं, इसलिए यही रिस्पॉन्सिबल है वाटर के राइज करने के लिए। ऑल क्लियर, ओके। तो अब हम जानते हैं कि ये जितने भी टी कॉस थीटा होंगे वो कहां पर लग रहे होंगे, ये जो मेनिस्कस बन रहा होगा उसकी पूरी लंबाई में लग रहे होंगे। अगर हम यहां पर जो मेनिस्कस की रेडियाई है, इट मींस त्रिज्या है, और ये ग्लास ट्यूब की जो त्रिज्या है उसको हम क्या कर लें, अगर बराबर ले लें, कैपिटल आर क्या हो गई, मेनिस्कस की त्रिज्या हो गई, स्मॉल आर क्या हो गई, एग्जैक्टली ग्लास ट्यूब की त्रिज्या हो गई। अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, बराबर ले लेते हैं, तो अब बताइए कि इस पूरी लंबाई में ऊपर की दिशा में बल कितना कार्य कर रहा होगा। आपको पता है, सिंपल सा आपको पता है कि सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है, बल बटा लंबाई होती है। तो हमारा बल क्या आ गया, सरफेस टेंशन गुणा एल आ गया। सरफेस टेंशन कितने लग रहे हैं, टी कॉस थीटा लग रहा है, कितना लग रहा है, टी कॉस थीटा लग रहा है। अगर हम क्या कर दें, इसमें एल लंबाई, जितनी लंबाई में ये टी कॉस थीटा लग रहे हैं उसका गुणा कर दे तो हमारा बल आ जाएगा। कितनी लंबाई पे लग रहा है ये टी कॉस थीटा, तो आपका क्या कहना होगा, आपका कहना होगा कि यदि रेडियाई आर है तो एक सरकमफ्रेंस की, एक परिधि की लंबाई क्या होती है, एग्जैक्टली 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर का गुणा कर देंगे, ये हमारा बल आ जाएगा, जो कि किस दिशा में लग रहा होगा, ऊपर की दिशा में लग रहा होगा। ओके, ऑल क्लियर। अब आप ये बताइए कि इस कैपिलरी ट्यूब में, इस केशिका नली में पानी आखिरकार कब तक ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा। एग्जैक्टली आपका क्या कहना होगा कि ये तब तक पानी ऊपर की तरफ जाएगा जब तक कि इस केशिका नली में, इस केशिका नली में पानी का एग्जैक्टली भार, वो भी गुरुत्वीय भार mg, जो कि किस दिशा में लग रहा होगा, नीचे की दिशा में लग रहा होगा। जब तक कि केशिका नली में mg के बराबर पानी ना भर जाए, और जो कि किसके बराबर होगा, ऊपर लगने वाले सरफेस टेंसाइल फोर्स के बराबर होगा, पृष्ठ तनाव बल के बराबर होगा। जब तक कि ये दोनों बल बराबर नहीं हो जाते तब तक क्या होगा,
इस ग्लास ट्यूब में पानी ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ऊपर राइज करता चला जाएगा। आपको पता है नीचे बल क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, F लग रहा है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब पानी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, साम्य अवस्था में आ जाएगा, मतलब पानी की वह कंडीशन कि पानी ऊपर की तरफ राइज ना करे, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, mg इस F के बराबर हो जाएगा। और ये F किसके बराबर है, T cos थीटा इंटू 2 पाई R के बराबर है। अब आपको पता है कि मास क्या होता है, मास बटा आयतन बराबर क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो मास की जगह हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई R इंटू T cos थीटा हो जाएगा। आपको पता है कि यहां पर जितना पानी भरा है उसका आयतन बता दीजिए। तो आप क्या कहोगे, यदि पानी का जो बाहरी तल था वहां से पानी जितना राइज किया उसकी हाइट क्या हो, h हो। और आपको पता है कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियाई है वो क्या है, r है। तो आप आयतन क्या बता दोगे, रो का रो लिख दो, आयतन की जगह क्या कर दोगे, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कर दोगे। इट मींस पाई r स्क्वायर इंटू h कर दोगे, g का g रहने दो, 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा कर दोगे। आ क्या जाएगा, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी। कुल मिला के इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, इस राइज के फॉर्म में बताइएगा कितनी हाइट तक पानी ऊपर उठेगा। h बराबर क्या आ जाएगा, 2t cos थीटा, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g आ जाएगा, r रो g आ जाएगा। ये क्या आ गया, आपका मेन एक्सप्रेशन आ गया कि पानी आखिरकार कितनी ऊंचाई तक राइज करता है, कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाता है। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। तो हमारा जो राइज होता है वो कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, यहां से आपको पता चल गया। T मतलब सरफेस टेंशन पर डिपेंड करता है, दूसरा एंगल ऑफ कांटेक्ट इट मींस स्पर्शी कोण पर डिपेंड करता है, तीसरा R पर, R क्या है, कैपिलरी ट्यूब की त्रिज्या है, केशिकीय नली की त्रिज्या है, और रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इट मींस पानी के घनत्व या किसी भी फ्लूइड के घनत्व पर निर्भर करता है, और G पर डिपेंड करता है। G हमारे अर्थ के लिए कांस्टेंट होगा। ऑल क्लियर। R की जगह आप डाया के फॉर्म में लाना चाहते हो तो बस सिंपल 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दो, तो क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली H बराबर 4t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो g d आ जाएगा, जहां d क्या है, एग्जैक्टली केशिकीय नली की व्यास है, इट मींस डायमीटर है। ऑल क्लियर, इतनी बात आपको पता चल गई। ओके, तो ये तो हुआ हमारे पानी के केस में क्या होता है, राइज करता है, H जो आता है वो राइज करता है। लेकिन यदि यहाँ पे पानी की जगह अगर मरकरी होता तो क्या मरकरी कैपिलरी ट्यूब में राइज करता, बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करता, अभी जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है एक वाटर के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ कांटेक्ट पानी के लिए एक्यूट एंगल बनता है, दैट इज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होता है। और आपको पता है कि कॉज 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है, मैथ में आपने पढ़ा होगा, 4 क्वाड्रेंट ASTC, यहां पर क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन पॉजिटिव, इस जगह क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इस जगह टेन और कॉट पॉजिटिव, और सी की जगह 4th क्वाड्रेंट में कॉस और एग्जैक्टली सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 90 माइनस थीटा यहां पे आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। इसी वजह से H का मान यहाँ पे क्या हो रहा है, H का मान यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। यही कारण है कि वाटर के केस में पानी राइज करता है, लेकिन मरकरी के केस में क्या मैंने आपको बताया था, मरकरी के केस में मैंने आपको बताया था कि थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल वहां पर बनता है। और यदि हम इसका cos 90 प्लस थीटा, 90 से क्या होगा, अधिक एंगल होता है ना, किसके केस में, मरकरी के केस में,
तो जब 90 प्लस थीटा ASTC के फॉर्म में अगर आपने अभी देखा तो क्या आएगी, वैल्यू निगेटिव आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉज हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि मरकरी के केस में यही H का मान क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और निगेटिव आने के कारण फिगर कुछ इस हिसाब से नहीं बनेगा। इट मींस पानी की तरीके मरकरी कैपिलरी ट्यूब में राइज नहीं करेगा। उसमें कुछ फिगर कैसा बनेगा अभी देखते हैं। कुछ फिगर इस हिसाब से बनेगा। देखिए मरकरी इस कैपिलरी ट्यूब के बाहर उसका तल देखिए यहां पर है, लेकिन कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या हो जाएगा, इसका तल नीचे चला गया। ये आप देख रहे हो, इस तल के भी नीचे इसका तल आ गया। इट मींस मरकरी के केस में कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो मरकरी होती है वो राइज करने के बजाय क्या हो जाती है, फॉल कर जाती है, डिप्रेस्ड कर जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। इट मींस वाटर के केस में मेनिस्कस कुछ इस तरह से बन रहा था, लेकिन मरकरी के केस में क्या हो जाएगा, मेनिस्कस कुछ ऐसे बनने लगेगा। दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मेनिस्कस। देख रहे हैं कुछ इस हिसाब से मेनिस्कस है। बिल्कुल फॉर्मूला आपका यही लगेगा, सारी चीजें यही होंगी, सारी चीजें डिपेंड करेगा जो फैक्टर्स पे वो सब कुछ वही होगा, लेकिन बस यहां पर H क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। यही कारण है कि मरकरी डिप्रेस कर जाती है। तो इस प्रकार से आपने क्या सीखा, मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था कि इस मार्कर में जो रिफिल होगी उसमें इंक डालने पर वो इंक निब तक आखिरकार किस तरह से पहुंचती है। एग्जैक्टली उसमें भी किसमें, एग्जैक्टली रिफिल में क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं, महीन महीन कैपिलरीज होती हैं, उन्हीं के माध्यम से क्या होता है, इंक निब तक पहुंचती है। तो यहां पर हमारा क्या होता है, कैपिलरी एक्शन वर्क करता है, केशिका प्रक्रिया वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देख लीजिए। आप बर्तन धोने के लिए, यूटेंसिल्स को धोने के लिए क्या करते हो, स्क्रबर का यूज करते हो या फिर इस स्पंज को यूज करते हो गाड़ियों को धोने के लिए, बाइक वगैरह साइकिल वगैरह धोते हो तो इसमें क्या करते हो, साबुन लिया, इसमें काफी देर तक साबुन लेने के बाद भी झाग बनी रहती है, आप उसको निचोड़ भी सकते हो, उसको साफ करके फिर आप रख देते हो। तो आखिरकार इसमें झाग काफी देर तक कैसे बनी रहती है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज में हमारा झाग क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम जो कपड़े पहने हैं, अगर मैं इसको क्या कर दूं, कहीं से भी गीला कर दूं, कहीं से भी गीला कर दूं, तो जितना क्षेत्रफल मैंने जिस समय गीला किया, कुछ समय बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देखेंगे कि वो कैपिलरीज, इन कपड़ों में भी कैपिलरीज होती हैं और उन कैपिलरीज के माध्यम से हमारा कपड़ा जितना पहले गीला किया गया था उससे अधिक गीला हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप देख रहे हो लंबी लंबी हमारी क्या होती हैं, ट्रीज होती हैं, उसके टिप पॉइंट पे भी अगर आप किसी पत्ती को देखने जाओगे तो वो भी हरी भरी रहती है। तो क्या यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल पंप लगा है जिसके माध्यम से उसको पानी मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पंप लगा है लेकिन आर्टिफिशियल नहीं, कोई हमने नहीं लगाया है, ईश्वर की देन है। वो क्या है, प्राकृतिक रूप से इसमें कैपिलरीज बनी है, इनकी जड़ में कैपिलरीज से होते हुए वो पानी क्या होता है, टिप तक की लीव्स में जाता है और उसको हरा भरा बनाए रखता है। यहाँ पे हमने पेड़ का छोटा सा पोर्शन ले लिया, उसको जूम आउट जब कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हो ये हमारी कैपिलरीज हैं, ये छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, बहुत महीन महीने इसको जूम किया गया है। इन्हीं से क्या होता है, पानी ऊपर की ओर चढ़ता जाता है और इसी वजह से हमारा पेड़ हरा भरा रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारी जो मिट्टी होती है, हमारे जो खेत होते हैं, वहां पर भी उनमें भी क्या होती है, महीन महीन कैपिलरीज होती हैं। वर्षा जब होती है तो उसका पानी, वर्षा का पानी उन कैपिलरीज में जाकर भर जाता है। और यदि वर्षा के बाद हमने उस खेत की जुताई नहीं की तो क्या होता है, उन कैपिलरीज में जो पानी वर्षा का भरा हुआ है वो वाष्पीकृत कर जाता है और वाष्पीकृत कर जाएगा तो हम वर्षा के जल का अपने खेतों में प्रयोग नहीं कर पाएंगे, हम उस पानी का यूज ही नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि एक किसान, एक फार्मर अपने खेतों की जुताई करता है ताकि वो उस कैपिलरीज को नष्ट कर दे, उन केशिका नली को नष्ट कर दे। और जब केशिका नली नष्ट हो जाएंगी तो हमारे वर्षा का पानी अपने खेतों में हम अच्छी प्रकार से
प्रयोग कर सकते हैं वो पानी हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। ओके, ऑल क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर, हमारे पढ़ाने का तरीका विद फिगर आपको बताया गया है, हर एक पॉइंट आपको बताया गया है, तो अब तो आपका लाइक शेयर करना बनता ही है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।